नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जस्ट बिफोर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन शुरू करने की एक कोशिश है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और रियल वैल्यूड फंक्शन का इंटीग्रेशन में क्या बेसिक डिफरेंशिएशन है। जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन के इंटीग्रेशन की बात किए थे, उसके बाद की शुरुआत की थी, तो याद कीजिए सबसे पहले हमने उस इंटीग्रेशन को क्या कहा था। उस इंटीग्रेशन को हमने कहा था, सबसे पहले हमने कहा था रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सबसे पहला चीज है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन उसके बाद फिर हमने इंटीग्रेशन को एज अ लिमिट ऑफ सम देखा, डारबॉक्स क्राइटेरिया। ठीक है, डारबॉक्स ने इंटीग्रेशन के बारे में क्या कहा था, और फिर डारबॉक्स के बाद रीमान हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसको कि हम लोग आगे चल के रीमान इंटीग्रेशन भी कहते हैं। मतलब कि कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग रीमान इंटीग्रेबिलिटी से टेस्ट करते हैं। फिर जब रीमान इंटीग्रेबिलिटी फेल होता है तो लेबग इंटीग्रेबिलिटी, वो हम मास्टर्स के कोर्स में डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जब बात होती है, क्योंकि देखिए यही सारी चीजें हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए भी करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जब बात होती है तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। ऑलराइट, जहां पे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के केस में इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, वो क्या है, सिस्टम ऑफ पैरेलल कर्व। कैसे? जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई फंक्शन है, अगर हम उसको, जैसे 2x है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x² प्लस सी। ऑलराइट, यहाँ पे जो इंटीग्रैंड है वो हमें क्या मिलता है, x² प्लस सी। यहाँ पे c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे अपर पैराबोला है, तो इस तरीके का पैराबोला का एक सिस्टम मिलता है, सिस्टम ऑफ पैरेलल कर्व्स। तो ये जो बात है, ये तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन एरिया देता है, ये आपको मालूम है। जब हम लोग डबल इंटीग्रल्स, ट्रिपल इंटीग्रल्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम्स की भी बात होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये सब जो भी बातें हैं, चाहे हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, 3 वेरिएबल्स की बात करें, ये जो इंटीग्रेशन की बात आज तक हमने जो की, वो सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए की। वो बातें हमने कैलकुलस में की, लेकिन अब जो हम बातें करने जा रहे हैं जिस इंटीग्रेशन की, वो बातें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए होने वाली है। अब क्या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को भी हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे? और जैसे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को लेकर बहुत सारे रूल्स होते थे, मीन वैल्यू थ्योरम्स होते थे, क्या वो सारे थ्योरम्स, सारे के सारे थ्योरम्स कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए भी डिफाइंड होंगे, या है कुछ रिस्ट्रिक्शंस? मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट भी नहीं करूंगा। मैं पहले ही बता दूं, ये लेक्चर 0 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हो सकता है कि उस एक सावधानी के बारे में जान करके, क्योंकि वो जो सावधानी है ना, वो CSIR नेट के एक क्वेश्चन के एक ऑप्शन में आ चुका है, तो डेफिनेटली थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। और क्योंकि हम CSIR नेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें किसी भी चीज़ को कैसे शुरू करना है और किस तरीके से हमें चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है, उसके पीछे की क्या बातें हैं, इसको भी अच्छे तरीके से जानना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यह लेक्चर 0.1 है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए। मतलब कि इसमें हम ये बताएंगे कि जो कैलकुलस में जो रूल्स फॉलो होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, उसमें से कौन सा रूल डेरिवेटिव्स के लिए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में फॉलो नहीं होंगे, वो मैं डिस्कशन इस लेक्चर में करूंगा। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं ये डिस्कशन करूंगा कि इंटेग्रेबिलिटी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में
कौन से ऐसे रूल हैं इंटीग्रेबिलिटी का जो कि कैलकुलस में तो फॉलो हो जाता है लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में फॉलो नहीं होता है। मतलब कि अगर हम इस लेक्चर को कैलकुलस वर्सेस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल यहां पर यह है कि आखिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ये इंट्रोडक्शन 0 इसीलिए क्योंकि इसमें हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तक पहुंचेंगे भी नहीं, लेकिन उन सावधानियों को जानेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये समझेंगे कि जैसे कैलकुलस में करते थे वैसे ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें वैसी ही होती है लेकिन हर चीज़ें वैसी नहीं होती है। तो इन बातों को हमें प्रकाश में लाना है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो सबसे पहला इंट्रोड्यूस करने की कोशिश है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन 0 एक्चुअली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं, अगर हम ये कहें कि एक बार हम डेरिवेटिव्स को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा। डेरिवेटिव्स, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस का डेरिवेटिव्स, इस पे जो है बहुत सारे लेक्चर्स, लगभग 35 लेक्चर्स मैंने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में डाले हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का लिमिट निकालना, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है तो वो है एनालिटिसिटी। कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, इसी से बहुत सारी बातों का पता चल जाता है। और एनालिटिक फंक्शन किसको कहते हैं उस पर भी बहुत सारे लेक्चर्स डले हुए हैं। हालांकि मैं एक स्वीट रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है वह कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है किसी पॉइंट पे। अगर किसी पॉइंट पे हम फंक्शन को एनालिटिक कहते हैं तो वह फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होता है और उसके साथ साथ उस पॉइंट के नेबरहुड में भी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा, तब कहेंगे कि एनालिटिक है। यही छोटा सा डिफरेंस है एनालिटिक कहने में और कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल कहने में। मैं सिर्फ हाथों के इशारे से आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पे बहुत अच्छा वीडियोस मैंने पहले से डाला हुआ है, लेकिन क्योंकि शुरुआत इंटीग्रेशन की होने वाली है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की होने वाली है, इसीलिए एक बार फिर से हम डेरिवेटिव्स पे वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक फंक्शन बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है wt इज इक्वल टू u ऑफ टी प्लस आयोटा इंटू वी ऑफ टी। यहां पे याद रहे, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो याद रहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स फील्ड को जनरेट करने के लिए 1 और आयोटा का बात करते हैं। यहां पे जो z है a प्लस आयोटा b है, यहां पे a और b क्या है, रियल नंबर्स है। उसी तरीके से जब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं तो wt इज इक्वल टू ut प्लस आयोटा vt। यहां पे जो ut और vt है ये रियल वैल्यूड फंक्शंस है। अब ये दो रियल वैल्यूड फंक्शन को 1 और आयोटा के लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिखने पे एक फंक्शन बनता है w ऑफ t, जिसको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। मतलब w ऑफ t बराबर u ऑफ t प्लस आयोटा इंटू v ऑफ t, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। अब इसका अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे और क्या करना होता है डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए, तो द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट t इज डिफाइंड लाइक दिस। अगर हमें w डैश t फाइंड आउट करना है तो क्या करो, u डैश t प्लस आयोटा इंटू v डैश t। बहुत ही आसान, ठीक है। लेकिन यहां पे एक सवाल कि जिस तरीके से यहां पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, अब देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स इसी चैनल के वीडियो में है, तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बहुत आसान भाषा में अगर हम बात करें तो w डैश टी क्या हो गया, u डैश टी प्लस आयोटा इंटू v डैश टी, ठीक है। प्रोवाइडेड u डैश और v डैश एग्जिस्ट करना चाहिए। अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, कुशी-रीमान इक्वेशन, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन w डैश टी एग्जिस्ट कर जाएगा अगर u डैश टी एंड v डैश टी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहां से एक सवाल आता है कि जैसे कैलकुलस में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस करते थे, क्या हम उसी तरह का काम यहां कर सकते हैं? तो मैं कहता हूं हाँ, प्रोडक्ट रूल के लिए काम कर सकते हो। फिर आप पूछोगे कि जब हम लोग
डेरिवेटिव करते थे, जैसे k इंटू एफ ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स करते थे, तो k को बाहर निकाल लेते थे, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स करते थे। मतलब कि क्या कांस्टेंट को बाहर निकाल के ये काम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सम ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस का सम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिवीजन रूल जैसा कैलकुलस में काम करता है, क्या वैसा ही डिवीजन रूल कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव के लिए काम करता है? करता है। तो आखिर वह कौन सा रूल है जो कैलकुलस में काम करता है लेकिन कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव में काम नहीं करता है? उसी को देखेंगे। आप सोचिए, आप इस वीडियो को पॉज करके सोचिए कुछ देर के लिए कि आखिर वह कौन सा रूल है जो कि कैलकुलस में काम करता है लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में काम नहीं करता है। चलिए, सो व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? हमने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे रूल्स डेरिवेटिव्स के जो कैलकुलस में काम करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह का काम हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए भी करते हैं। बस इसमें क्या है, दो फंक्शंस का ये कॉम्बिनेशन है, तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि दोनों ही फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा बात है। वेरियस रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आर सेम एज इन कैलकुलस, बट नॉट एवरी सच रूल्स इन कैलकुलस इज फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। चलिए अब हम इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, मीन वैल्यू थ्योरम। ऑल राइट, तो मीन वैल्यू थ्योरम जो कि कैलकुलस में, बेसिक कैलकुलस में दो तरह के मीन वैल्यू थ्योरम है, और हायर कैलकुलस में तो बहुत सारे मीन वैल्यू थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम है, चीजें। लेकिन यहां पे हम लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं। रोल्स थ्योरम और लेग्रेंजेस थ्योरम, रोल्स थ्योरम लेग्रेंजेस का ही स्पेशल केस है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव में मीन वैल्यू थ्योरम, जो लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम था, वो एज इट इज काम नहीं करता है। ठीक है, उसको हम एक एग्जाम्पल से यहां शो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिकॉल कराना चाहेंगे कि कैलकुलस में मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता था, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को जब रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो फंक्शन एफ जो कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, फंक्शन एफ जो कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए से बी के बीच, कोई जरूरी नहीं है कि एंड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो। तो क्या होता था, एफ डैश सी, इस एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा एग्जिस्ट करता था कि एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाता था। आइए इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखें और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बात थी। मान लीजिए कि ये आपका x इज इक्वल टू ए है, ये आपका x इज इक्वल टू बी है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होगा, a पे आपको जो वैल्यू मिलेगा f ऑफ ए, b पे जो वैल्यू मिलेगा f ऑफ b। ठीक है, अगर ये रोल्स थ्योरम होता ना तो f ऑफ ए f ऑफ b आपस में बराबर हो जाता। ठीक है, तो उसी को रोल्स थ्योरम कहते हैं। लेकिन यहां पे लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो a से b के बीच यहां पे जो पॉइंट है ना, a से b के बीच कोई एक पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप, अब मान लीजिए कि ये x इज इक्वल टू सी है और c पे टेंजेंट के स्लोप की बात कर रहे हैं। टेंजेंट के स्लोप की बात करने का क्या मतलब है, उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, मतलब एफ डैश सी। अब यह एफ डैश सी किसके बराबर होता है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, सॉरी यहां पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको नीचे लिखता हूं, डोंट वरी एट ऑल, जस्ट वेट। ओके, क्या होता था, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता था इस तरीके से कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाता था। ऑल राइट, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कोमा एफ ऑफ ए।
और ये पॉइंट अगर आपका बी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी कोमा एफ ऑफ बी। ऑल राइट, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए बी ये जो कोड है, या सेकेंड भी बोलते हैं, ये जो कोड है इसका स्लोप क्या होगा, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से क्या कहेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लेग्रेंजेस थ्योरम है वो क्या कहता है कि जो कोड है ए बी से पास करने वाला, उस कोड का जो स्लोप है एग्जैक्टली उसी स्लोप का एक टेंजेंट इस ओपन इंटरवल ए से बी के बीच लाई करेगा, क्योंकि एफ डैश सी क्या है, एफ डैश सी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी है, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ये क्या है, ये स्लोप ऑफ द कोड पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी है। समझ में आ रही है बात? तो यही है लेग्रेंजेस थ्योरम, जिसको कि लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। और इसी में जब एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए हो जाता है तो एफ डैश सी बराबर 0, जिसको कि हम लोग रोल्स थ्योरम कहते हैं। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि डेरिवेटिव्स का वेरियस रूल्स कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में फॉलो तो होता है, लेकिन ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये फॉलो नहीं होगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि इस बात को शो कर देगा कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता है। अभी अभी हमने लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को डिफाइन किया है, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। हम एक फंक्शन ले रहे हैं w ऑफ t, और यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ले रहे हैं क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल a से b के बीच। ये क्या है, t बिलोंग्स टू क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल a से b। अब इसका मतलब क्या है कि जो कंपोनेंट फंक्शंस है, कंपोनेंट फंक्शंस कहने का क्या मतलब है, जैसे w ऑफ t की बात अगर हम कर रहे हैं, w ऑफ t, तो उसका जो कंपोनेंट फंक्शंस है, जैसे w ऑफ t की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है u ऑफ t प्लस आयोटा v ऑफ t। तो u ऑफ t और v ऑफ t क्या है, कंपोनेंट फंक्शंस। तो wt अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में, क्योंकि यही केस कैलकुलस में भी था कि फंक्शन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो दो कंपोनेंट से बनता है, ut और vt, तो इसीलिए हम यहां पे लिख रहे हैं कि ut और vt भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में। क्योंकि अगर wt कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड है उस इंटरवल में, तो उसका जो कंपोनेंट फंक्शन है ut और vt भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आर कॉन्टिन्यू इवन इफ w डैश t एग्जिस्ट इन ए बी, मतलब कि अब हमें यह शो करना होगा कि w डैश t ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करता है, द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द, फिर भी मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब कि हमें यह शो करना होगा कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट देर एग्जिस्ट अ c इन ए बी सच दैट w डैश c बराबर w ऑफ b माइनस w ऑफ a अपॉन b माइनस a। हमें यह शो करना होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि यह इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि हमें एक wt ऐसा सोचना पड़ेगा। तो आप सोचिए ना, कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ले लें जिससे कि मीन वैल्यू फंक्शन सेटिस्फाई नहीं हो। अब पॉज कीजिए और सोचिए। ठीक, अब देखिए, अब हम जो फंक्शन ले रहे हैं w ऑफ t, वो बहुत ही फेमस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। w ऑफ t बराबर e का पावर i t। ठीक है, इसको हम लोग cos t प्लस आयोटा साइन t भी लिखते हैं। और किस इंटरवल में, तो 0 से 2 पाई के बीच। अब यहां पे ये जो फंक्शन है w ऑफ t, ये 0 से 2 पाई के बीच कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, 100% है कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल है या नहीं है, 100% है डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशिएशन करेंगे भी e का पावर आयोटा t का, जो डिफरेंशिएशन करेंगे w डैश t, तो वो क्या निकल के आएगा, आयोटा इंटू e का पावर आई टी, आयोटा इंटू e का पावर आई टी। अब यहां पे क्या हो रहा है
कि जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं डब्ल्यू डैश टी का मैग्नीट्यूड, तो ये हमें 1 मिल रहा है। ये 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू डैश टी जो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है डब्ल्यू डैश टी का, तो वह डब्ल्यू डैश टी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा, किसी भी कीमत पे 0 नहीं होगा। जबकि जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या कहता है, डब्ल्यू डैश सी बराबर डब्ल्यू ऑफ बी माइनस डब्ल्यू ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहां पे बी के जगह पे 2 पाई, ए के जगह पे 0 था, तो यहां पे वही तो है। अब यहां से एक हाइपोथेसिस के मतलब एक रिजल्ट के थ्रू हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये कभी भी 0 नहीं है, मतलब डब्ल्यू डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0। और वहीं दूसरी ओर ई डब्ल्यू ऑफ 2 पाई, डब्ल्यू ऑफ 2 पाई का मतलब क्या है, ई का पावर आयोटा 2 पाई, जो कि क्या होता है 0 होता है, सॉरी 1 होता है। ई का पावर आयोटा 2 पाई, ये क्या होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा cos 2 पाई, ये क्या होता है cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, ठीक है। और cos 2 पाई क्या होता है 1 होता है, तो इसीलिए w ऑफ 2 पाई क्या होगा 1। और w ऑफ 0 की जब बात करेंगे तो e का पावर 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो w ऑफ 2 पाई माइनस w ऑफ 0 क्या हो गया 0। तो यहां से एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आया कि w डैश सी ये तो कभी 0 नहीं हो रहा है उस इंटरवल में, और यहां पे लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार क्या होना चाहिए, w डैश सी बराबर ये चीज होना चाहिए, जबकि ये 0 हो रहा है और ये 0 नहीं हो रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन ही इस बात की पुष्टि करता है कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है डेरिवेटिव्स के लिए डिफाइंड नहीं है। तो अब प्रश्न जो है वो ये उठता है कि जिस तरीके से डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस था इंटीग्रेशन, जो सबसे पहला व्यू था कैलकुलस के अंदर, अगर हम उसी तरह का पिक्चर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर भी देखना चाहें तो क्या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जितने भी फंक्शंस हैं उसका भी इंटीग्रेशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा, सारे के सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे, या जिस तरीके से डेरिवेटिव्स में मीन वैल्यू थ्योरम फॉलो नहीं हुआ उसी तरीके से क्या मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स फॉलो हो जाएगा या नहीं होगा। होगा तो कैसे और नहीं होगा तो क्यों, इसको आप इस वीडियो में कमेंट करें। हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वह होगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पार्ट 0.2, क्योंकि उसमें हम आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड बातों को बताएंगे और यह देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैलकुलस वाले इंटीग्रल्स के किस रूल को फॉलो नहीं करता है। और एक बार इन फंडामेंटल्स को क्लियर करने के बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की कहानी की शुरुआत करेंगे। तो आप लगातार इस चैनल को फॉलो करते रहिए, अपना सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में देते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपसे मिलते रहें। थैंक यू सो मच।